नमस्कार। आज कुबेर दत्त स्मृति दिवस है। इस विशेष अवसर पर मैंने सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें उनकी किताबों के माध्यम से उन्हें याद किया जाए। इसके लिए मैंने जिन साहित्य मर्मज्ञों से संपर्क किया उन सब ने सोत्साह इसमें भाग लेने के लिए सहमति दी। इन वरिष्ठ वक्ताओं के विचारों को आपके सम्मुख रखते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ। कुबेर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे लेखक तो थे ही, गद्य पद्य। उन्होंने जो अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिखी, लंबी चिट्ठियां, वे अपने आप में अपने समय का दस्तावेज है। उन्होंने अपने कार्यक्रमों के लिए आलेख लिखे, मेरे कार्यक्रमों के लिए भी लिखे। वे इतने गंभीर, इतने सौंदर्य से पूर्ण लेखन की अलग विधा है कि उसको मैं किसी दिन सामने लाना चाहूंगी। वे चित्रकार थे, संगीत की प्रतिभा उनमें सहज ही थी। कुछ किताबें उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी। वे जो विपुल सामग्री छोड़ गए थे उनको श्याम सुशील जी ने और सुधीर सुमन जी ने क्रमबद्ध करके किताब के रूप में प्रकाशित करने में मेरी मदद की। उनका वाम विचारधारा में गहरा विश्वास था, लेकिन एक अच्छे मीडिया कर्मी होने के नाते उन्होंने अपने कार्यक्रमों में सभी पक्ष के लेखकों और विचारकों को आमंत्रित किया। अपने से पूर्व के साहित्यकारों पर उन्होंने वृत्त चित्र बनाए। युवा साहित्यकारों को बुलाकर उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने चित्रकला पर भी अनेक कार्यक्रम बनाए। उनका जो अपना लेखन था उसमें जनपक्षीयता, वाम विचारधारा साफ झलकती है। आज के इस कार्यक्रम की कड़ियों को डॉक्टर सुधीर सुमन ने जोड़ा है और वक्ताओं का परिचय भी वे ही दे रहे हैं। कुबेर दत्त के स्मृति दिवस पर आयोजित इस विशेष आयोजन में आपका स्वागत है। कुबेर दत्त कवि, शायर, गीतकार और टीवी कार्यक्रमों के निर्माता व प्रसारक होने के साथ ही बेहतरीन संस्मरणकार, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्ज करने वाले विलक्षण कल्चरल एक्टिविस्ट, चित्रकार, पारखी आलोचक और समीक्षक थे। सिनेमा, वृत्तचित्र, संगीत, कहानी, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, चित्रकला सब में उनका दखल था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की पत्रिका पुस्तक वार्ता में वे समय जुलाहा के नाम से एक स्तंभ लिखते थे। वे स्वयं को समय जुलाहा ही मानते थे। समय जुलाहा की खासियत पर वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की चर्चा के साथ हम आज कुबेर दत्त स्मृति आयोजन की शुरुआत कर रहे हैं। त्रिपाठी जी से उनके बेहद आत्मीय संबंध थे। कुबेर जी की सृजनात्मक दुनिया को उन्होंने बनते संवरते देखा है। तो आइए सुनते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। कुबेर दत्त, सच बात तो यह है कि ये जो दत्त दंपति है, कुबेर दत्त और कमलिनी दत्त, हिंदी साहित्य में इस जोड़ी का विशिष्ट महत्व है। इस पर अभी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है और इनके महत्व को अभी पूरी तरीके से समझाया भी नहीं गया है। हिंदी साहित्य नहीं बल्कि हिंदी समाज की जो सांस्कृतिक संपदा है
उस संपदा की श्रीवृद्धि में इन दोनों का अभूतपूर्व योगदान है। मैंने जानबूझ करके सांस्कृतिक संपदा कहा, क्योंकि वो सिर्फ साहित्य की ही बात नहीं है। लगभग साहित्य संस्कृति के सभी रूपों, सभी कला रूपों, सभी आयामों की श्रीवृद्धि इन लोगों ने की है। नृत्य, मूर्ति, चित्र, पत्रकारिता, कविता, कथा, और इसके साथ साथ समाज में जो दैनंदिन घटनाएं घटती हैं वो किस तरीके से हमारे कला रूपों को, हमारी मानसिकता को, हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं, इन सब पर अनवरत काम इन लोगों ने किया है। तो ये मुझे आश्चर्य होता है, और आश्चर्य होने के साथ साथ थोड़ा क्षोभ भी पैदा होता है, थोड़ी सी ग्लानि भी होती है मुझे कि हम लोगों को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने इस दंपति पर नहीं दिया है। और वो केवल हिंदी समाज नहीं बल्कि अखिल भारतीय जो आयाम है वो हिंदी से कैसे जुड़ता है, उससे हिंदी की श्रीवृद्धि कैसे होती है, इस पर भी बहुत ज़्यादा विचार किया जा सकता है इन दोनों के संदर्भ में। तो ये मैं समझता हूँ कि इस विषय पर कहने के पहले, एक किताब पर कहने के पहले कुबेर दत्त और कमलिनी दत्त के बारे में कहने से मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा है कि इनके बारे में जितना कुछ किया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा किया जाना चाहिए। और जाहिर है कि मेरा संपर्क कबीर दत्त से ज़्यादा था। कमलिनी जी से भी था, मैं उनका आदर करता था, वो भी मुझे मानती जानती थी, लेकिन ज़्यादा संबंध मेरा कुबेर जी से ही था। और कुबेर जी से संबंध मेरा ऐसा है कि मैं अब उम्र ज़्यादा हो गई है, तब तक मैंने काम किया नहीं, लेकिन मैंने जो पूरी नहीं कर पाया जो इच्छा मेरी हुई, लेकिन जो इच्छा मेरे मन में सतत रहती है कि वह कुबेर जी पर बहुत लिखूं। और सिर्फ लिखने की बात नहीं है, मुझे गाहे बगाहे किसी न किसी वक्त कुबेर दत्त याद आते हैं मुझे, और इस तरह से याद आते हैं जैसे मेरे सोचने के, समझने के, मेरी चिंतन, मेरी मानसिकता, मेरे सौंदर्य बोध का जो मेरा रूप है उसे ग्रहण करने का, स्वाद करने का, उसमें कुबेर दत्त जी रह करके जैसे मुझे बताते हो कि ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। और वो सिर्फ कला या सौंदर्य बोध के रूप में नहीं बल्कि जीवन के व्यवहारिक रूप में उनको मैं अपने पास इतना पाता हूँ, और छोटी छोटी घटनाओं में उनका जो रूप मेरे मन में, मेरी स्मृति में है, वो बड़ा अजीब है। मैं एक पहली बार जो कुबेर दत्त जी से मेरी भेंट हुई वो किस रूप में हुई, ये मैं अगर आपसे कहूँ कि जब मेरा पहला प्रोग्राम हुआ दूरदर्शन पर, तो कुबेर दत्त जी को मैं जानता था, देखता रहता था। कमलिनी जी से उनका विवाह हुआ, उसके पहले भी आते थे दूरदर्शन पर देख। मैं दूरदर्शन पर गया, उसके पहले कुबेर दत्त को मैं देखता, सुनता था, उनसे सराहना करता। खास पर उनका सलोना रंग, थोड़ा सा उनकी आवाज़, उनकी आँखें मुझे बहुत पसंद थी। वो पत्रों का उत्तर देने का प्रोग्राम करते थे। फिर आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी की हुकूमत आई, उसमें उन्होंने जो कारनामा कर दिया, एकाएक इंदिरा गांधी का पूरा रूप दिखा दिया। मैंने आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी की शव यात्रा में जो इंदिरा गांधी आई थी, तो उनकी जीप में डंडा पकड़े हुए खड़े हुए थे कुबेर दत्त जी। मैंने सबसे पहले उनको इस रूप में देखा है। खैर, वो जो मैं अपने दूरदर्शन की बात करता हूँ, मेरा प्रोग्राम हुआ,
तो प्रोग्राम तो ये तो प्रोड्यूसर से बताकर सब ऊपर चले गए। तो जो गया मेरी भेंट वार्ता जो ले रहे थे, ऊपर से है कि आप ये बताया जाता है जब आपको अंतिम करना खत्म करना है, वाइंड अप जब करना है, तो इशारा करते थे ऐसे से ऐसे करते थे। अब ऐसा था कि मुझे वाइंड अप करना नहीं आता। इसके पहले मैं दूरदर्शन का प्रोग्राम शायद मैंने कोई नहीं किया, ना इसके पहले कैलाश वाजपेयी का प्रोग्राम कर दिया था मैंने, तो मुझे नहीं, अभी भी नहीं आता, वाइंड अप करना नहीं आता मुझे। तो बार बार मैं वाइंड अप करूं और वो कहे के लिए फिर कीजिए, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। जब चौथी बार उसने कहा फिर कीजिए, तो मैंने उठाकर अपना जो तार वो था नहीं किया था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा सब, अपना प्रोग्राम करो चाहे को नहीं करता। तो बैठ गया, बड़ी बड़ी परेशानी पैदा हो गई। तो कुबेर दत्त जी ऊपर से नीचे आए और उन्होंने कुछ मुझसे ऐसा कहा कि डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम कम से कम 1.5 करोड़ लोग देखते हैं, तो ये आपकी ही प्रतिष्ठा नहीं, ये हमारे पूरी संस्था की प्रतिष्ठा का सवाल है, पूरी सरकार की प्रतिष्ठा का, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैंने वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप करने के बाद अब तो खैर दूसरी स्थिति है सब कुछ। पहले वो चाय वो भी पिलाते थे, क्योंकि मेरे खास पहले चाय पिलाते बड़ी बात करते थे वो। तो जब चाय पीने लगे हम, तो हमने कहा कि ये बताओ कुबेर दत्त, तुम नाराज नहीं हुए मुझसे क्यों? तुम दूरदर्शन में काम करते हो, तुम्हारे पीछे तो लोग घूमते रहते हैं ऐसे प्रोग्राम के लिए, तो तुम ऐसा, तुमको गुस्सा नहीं आया मेरे ऊपर? उसका जो जवाब दिया कुबेर दत्त ने बड़ा दिया, उसने मुझे प्रभावित, अभी भी मैं उससे बड़ा जब याद कर, उनका कहते सब देखिए यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री का भी मुझे लेना पड़ता है प्रोग्राम, पंडित भीमसेन जोशी का भी लेना पड़ता है। तो अगर मैं सबसे अगर गुस्सा करने लगूँ तो मेरा कैसे काम करेगा? वो उन्होंने से इतने शांत भाव से कहा कि इस उनके कथन की जो गहराई और व्याप्ति थी, वो पूरा अर्थ गौरव में समझ में आया। वही आया कि आप ही का प्रोग्राम में नहीं होता है, आपसे बहुत बड़े बड़ों का होता है। तो मैं अगर इस तरीके से टेम्पर लूज कर लूँ या कुछ करूँ तो कैसे काम चलेगा? तो ये फिर दूसरी बात, एक बात सुननी अच्छी कुबेर दत्त में आत्मलोभ था। यही मुझे डॉक्टर नामोर सिंह की एक बात याद आती है। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जब आप मेरे संपादन पर विचार कीजिएगा, कि संपादक मैं कहता था, तो इस पर में विचार कीजिएगा कि मैंने किसको किसको छापा। आप इस पर विचार कीजिएगा कि मैंने किसको किसको नहीं छापा। कुबेर दत्त के पूरे जीवन पर विचार कीजिए तो ये देखिए कि कितने बड़ों को उन्होंने वहाँ टेलीविज़न पर कार्यक्रम किया, तो एक बना, कितने ऐसे लोगों का किया जिनका कहीं नहीं होता था। ढूंढ ढूंढ कर कुबेर दत्त, जो लेकिन योग्यता से उनको कंप्रोमाइज नहीं था कोई। ये इतना बड़ा काम था ये कुंजू जी और श्याम सुशील जी कि मैं इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और वो किसी हद तक जाकर के विनम्र हो सकते थे, छद्महीन हो सकते थे, निराडंबर के हो सकते थे, लेकिन ये उनका आत्मविश्वास और ये स्वाभिमान था जो उनको इतना विनम्र बनाता था। प्रेमचंद ने लिखा है कि जो विनम्रता है वो स्वाभिमान की ढाल है। मुझे ऐसा भी याद है कि 1 से 2 घटनाएं मुझे ऐसी याद हैं जो मैं जरूर कहूँगा। एक जगह एक प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम क्या हुआ, लोग बैठे थे, कुबेर दत्त पीछे थे,
हम लोग भी कभी कभी पीछे थे, कभी कभी साथ में बैठ करके पीछे थे। एक बार ये हुआ कि इनकम टैक्स कमिश्नर बहुत बड़े बड़े आए और उनको बड़ा ज़्यादा सब साहित्य में, आप जानते हैं साहित्य में इनकम टैक्स कमिश्नरों की बड़ी माया, बड़ी सब बैठे पी रहे थे और बहुत कीमती कीमती शराबें थी, लोग लपक 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 गए। उसमें मैंने देखा कि कुबेर दत्त को जब पीना हुआ तो उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली। वो नहीं, वो शराब नहीं पी जो उन लोगों ने दी थी ना। और मैंने देखा उसकी बिल्कुल अड़ गए कुबेर दत्त ना, मैं ऐसे पीता नहीं, मैं तो अपने जाता हूँ वो पीता हूँ। ये बड़ी छोटी सी घटना है, लेकिन आप जानते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण घटना है ये। एक सज्जन थे, मैं जानता हूँ, बड़े हैं, उनका लड़का आया। मैंने कुबेर दत्त से कहा कि भाई ये लड़का है, उनका है देखो अगर किसी लायक हो तो उसको ऊपर हम दे दो। 15 दिन के बाद पता चला कि कुबेर दत्त प्रोग्राम उसको नहीं दिया, कुछ नहीं कुछ वो। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लड़का मुझसे बात ये कर रहा है कि बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, किसी दिन कहिए तो मैं कोई चीज़ आपके लिए ले आऊँ। तो फिर मैंने कह दिया कि इसको कभी भी मैं मेरी ओर से इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो इसलिए थोड़े भी उसको दूंगा कि मुझे कुछ देता है ये। तो इस सब मामलों में कुबेर दत्त के जीवन के जो ऐसे पक्ष थे जो नेपथ्य में हैं लेकिन जानकार लोग जानते हैं, तो उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता और पता चलना चाहिए लोगों को। वो हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य थे और आज़ादी मिलने के बाद मोटा मोटी, आप इस चीज़ को पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन मेरे मन की बात है, नेहरू युग तक जो थे, जो मनुष्य और मनुष्य का जो संबंध था, परंपरा से जो हमारा संबंध था, धर्म से हमारा जो संबंध था, जातीयता से जो हमारा संबंध था, मानवीय मूल्य थे, जिसमें हर जगह ये जो हमारा ये हमारी जो संस्कृति है या जो हमारा संस्कृति कर्म है, वो हमें आत्मविस्तार की ओर ले जाता था, वो हमें सिकोड़ता नहीं था। हम अपने में नहीं रहते थे, हम सब कुछ अपने लिए नहीं करते थे, बल्कि हमारे संस्कृति कर्म का ये आग्रह था और अनुरोध था, उसी का एक रूप था कि हम अपने को भूलकर दूसरों के बारे में, बड़ी बातों के बारे में सोचते थे, मानवीय मूल्यों के बारे में सोचते थे। पवित्र उसके प्रतीक थे। अब ये जो किताब समय जो रहा है, एक तो मैं बड़ी सराहना करूंगा कि जिस या तो कुबेर दत्त ही इस किताब का शीर्षक दे गए हों या और जिसने दिया हो मैं जानता, लेकिन बहुत उपयुक्त शीर्षक है। और असल में कुबेर दत्त के जीवन के लिए, कुबेर दत्त के जीवन के लिए अगर कोई एक शब्द का प्रश्न शब्द कहा जा सकता है, कोई विषय जा सकता है, तो एक वो स्वयं समय जोलाहा थे। समय जोलाहा सीधे कबीर से संबंधित है। जोलाहा ताना बाना करता है, ऐसे यहाँ की ताना बाना इधर की रेखाएं करता है, सूत्र करता है, तंतु करता है, तंतुवाय होता है। अभी भर बहुत लोग नहीं जानते हैं, शायद जानते होंगे, मैं कैसे कहूँ, जो बात मैं जानता हूँ वो लोग नहीं जानते, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। गांधी अपने को वीवर कहते थे, जोलाहा कहते थे। तो इसमें इस किताब में क्या किया गया है, छोटी किताब है ये कहाँ से इस सामग्री एकत्र करके मेरी है उसे प्रकाशित किया गया है। ऐसा लगता है कि समय समय पर कुबेर दत्त जो घटनाएं होती थी, वे जहाँ जाते थे उसे वो नोट किया करते थे, और ये वो टिप्पणियां हैं जो टिप्पणियां शायद या तो बहुत कम प्रकाशित हुई हैं या नहीं प्रकाशित हुई हैं। पुस्तक वार्ता में प्रकाशित हुई, पुस्तक वार्ता में प्रकाशित हुई है, मैं नहीं जानता इस बात का, लेकिन वो लिखी ऐसी गई हैं जैसे बिल्कुल कोई आदमी अपना एकांत में टिप्पणी ले रहा हो, एक बहुत आत्मीय लय में ये
सारी टिप्पणियाँ की गई हैं। ये लगता नहीं कि ये प्रकाशित करने, बल्कि अपने आप को समझाने के लिए विवरणी जैसे अपने आप के लिए दी गई है। और इसमें ये आप कहिए कि कौन सा कला का ऐसा पक्ष है, समय का वो कौन सा आयाम और कौन सा पक्ष है जिसको इसमें छुआ नहीं गया है। इसीलिए इसको ताना बाना कहा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे तार, इधर के तार उधर के, यहाँ कोई ऊपर से देखने में कोई इसमें व्यवस्था नहीं लगती है। जैसे आपने यहाँ एक तार खींच दिया, एक तार यहाँ लगा दिया, एक तार लगा दिया, लेकिन उन तारों का जो समुच्चय बनता है, उन तारों का जो आकार बनता है, वो आपस में एक आकार ग्रहण करते हैं और वो समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे समय की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है ये पुस्तक और इसकी टिप्पणियां हैं वो। अब आप ये देखिए, इसीलिए मैंने शुरू में जो कुबेर दत्त के बारे में कहा था और इस दत्त का दंपति के बारे में मैंने कहा था, आप पत्रिकाओं में तो व्यक्ति कौन का है, लेखक कौन का है, ऐसी पत्रिकाएं भी हिंदी में कम मिलेंगी जो इतने विषयों का क्षेत्र कवर करती हूँ। मैं नाम जब लेता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ दिलमान आता है कि जो साहित्य के साथ साथ राजनीति, कला, संस्कृति, नृत्य, मूर्ति सबको लेकर वो पूरी तरीके से उतना नहीं जितना कि या अशोक वाजपेयी के से जो भारत वो जो पत्रिकाएं हैं उनकी हैं, समाज से आए पूर्वाग्रह, उसमें शायद होता हो। तो आप ये देखिए, आप किताब खोलते हैं तो किताब खोलते ही आपको नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, निराला सब मिल जाते हैं। और वो जो छोटी टिप्पणियां हैं, वो छोटी टिप्पणियां जैसे गागर में सागर भरा है। रिपोर्ट की हुई है उनके बारे, लेकिन उनके बारे में इतनी गहरी बात थी, वो मर्मांतक जो है वो आलोचना दृष्टि। मैंने कहा ना कि जो शैली है वो तो ऐसी लगी है कि जैसे अवगढ़ है, कहीं कुछ नहीं है, उससे हम बात कर रहे हैं अव्यवस्थित, लेकिन ठीक मर्म पर, उनके विश्लेषण पर, उनकी विशेषता पर को बताती हैं। देखिए, आलोचना, जो आलोचक होता है वो कलाकार सबका काम होता है, लेकिन मैं सिर्फ आलोचना की बात कर रहा हूँ। सामान्य बातें, सरलीकृत बातें आप किसी के बारे में कुछ भी कह दीजिए, वो आलोचना नहीं होती। आप किसी के बारे में कोई विशेष बात कहिए, विशेष के बात का मतलब जो लोगों की निगाह में न पहुंची हो, वो आप कोई बात कहें तब आप आलोचक है, तब आप मर्म तक पहुंचे हुए। तो ये विचित्र बात है कि मैंने देखा कि वो नागार्जुन कविता पर विचार कर रहे हैं, तो नागार्जुन कविता में जो देखना शब्द है, उस देखना शब्द को लेकर के कैसी व्याख्या वो करते हैं। शमशेर का, ज्ञेय का, बोध का, इन सब के बारे में उनकी कविता पर या उनके और रूपों में बात करते हुए उनकी विशिष्टता की ओर संकेत करते हैं आलोचना। ये बहुत। और एक और तो आप इन साहित्यकारों देखते हैं। अब आप ये देखिए कि अच्छा, फिल्मी दुनिया के बारे में जन सिनेमा, जनवाद के साथ साथ आपको उसमें जन सिनेमा का मिलेगा। अब सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद इस किताब को पढ़ करके मैं इसके बारे में से सीख सकता हूँ। मैं इतनी चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं। जैसे अब जब ये मैं सिनेमा का इनके बारे में पढ़ रहा तो मैंने ये देखा कि ये नेत्र सिंह रावत की बात कर रहे हैं। अब नेत्र सिंह रावत का तो आजकल के लोग नाम भी नहीं जानते होंगे,
और वो बिल्कुल नया नया सा, मेरा स्कूल था नैनीताल में, गवर्नमेंट कॉलेज नैनीताल में, नेत्र सिंह रावत। मैं उसकी विशेषता नहीं जानता था, लेकिन वो नया नया फिल्म समीक्षक था। अब ये बताइए कि कुबेरदत्त ने उसके ऊपर पूरा लिखा है। बीरेन डंगवाल, उस समय में वीरेन डंगवाल जो हैं वो तो बिल्कुल नेत्र सिंह रावत, वीरेन डंगवाल, वो मैं नेत्र सिंह रावत की बात कर रहा था। अब आप ये देखिए कि सेक्यू के बारे में, सेक्यू के बारे में, गरमावा के बारे में, माइकल जैक्सन के बारे में, और कृष्ण विवर, ब्लैक होल, होल की थियरी और जो काम जयंत नार्लिकर ने जिस पर काम किया है। और उस आप ये देखिए कि एक और वो असगरी भाई का इंटरव्यू लेते हैं, और दूसरी और वो ब्रह्म कृष्ण विवन में, ब्लैक होल में ब्रह्मनाद सुनते हैं। ये सब तो बातें अपनी जगह हैं ही, और ये सब कहने के बाद एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कुबेरदत्त द्वारा उपलब्ध जो आर्काइव्स सामग्री है, उस सामग्री का संरक्षण होना चाहिए। वो अमूल्य है, सिर्फ मुहावरे में नहीं, रुपए पैसे के लिहाज से आज के ज़माने में जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, कल्चरल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो अरबों खरबों रुपए की होगी। उस प्रॉपर्टी का संरक्षण होना चाहिए। वो दुर्लभ सामग्री है, और समय के साथ साथ उसका मूल्य बढ़ता जाएगा। बहुत जोर देकर मैं अपने कथन के इस बिंदु को इस पर आग्रह करना चाहता हूँ। इन सब बातों के बाद कुबेरदत्त केवल पूरा व्यक्तित्व अवगढ़ टाइप का था, व्यवस्थित लगता था। उस व्यवस्था में, उस व्यवस्थित अवगढ़ पंथ में मुख्य हाथ तो उनकी मानसिकता था, अपना उनके सांस्कृतिक बोध का था, कुछ जीवन का भी था। जो जीवन की स्थितियां थीं, बहुत बातें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्थिति थी, कमलिनी जी की बीमारी, उसमें कमलिनी जी का अपने आप को संभालना, और जब कोई आदमी किसी को संभालता है तो उसको संभालने की प्रक्रिया में अपने आप को कितना संभालना पड़ता है, ये वो जानता है जो किसी को संभालता है और अपने जीवन साथी को भी संभालता है। कुबेर जी की आत्मीयता का दायरा बहुत विस्तृत था। महानगर में रहते हुए भी वे गांव को कभी भूल नहीं पाए, और सादतपुर के साहित्यकार मानो उनके लिए मिट्टी के गंध से जुड़े होने के माध्यम थे। बाबा नागार्जुन, हरिपाल त्यागी, महेश दर्पण और राम कुमार कृषक समेत कई साहित्यकारों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। मित्र वही होता है जिसकी याद जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बनी रहती है। गीतकार, गजलगो, कवि, कहानीकार और संपादक राम कुमार कृषक लगातार बनी रहने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद कुबेर जी की याद में कविताओं का पाठ कर रहे हैं।
कुबेर जी के प्रति उनके प्यार को सलाम और उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना। जी को याद करना एक संवेदनशील बौद्धिक को याद करना है। उनके साथ मेरी अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत देर तक, बहुत दूर तक हम लोग संग साथ रहे हैं। मुझे याद है कि 70 के दशक के बाद लगातार जब तक वो दिल्ली में थे और महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे थे दूरदर्शन और आकाशवाणी के संबंध में, उनके बहुत सारे कार्यक्रमों से मेरी भागीदारी रही है और एक घरेलूपन, एक पारिवारिकता का जो उनमें गहरा जज्बा था, उसके बहुत सारी छवियाँ, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। उनके जाने के बाद मैंने उनको अपनी एक कविता के माध्यम से तलाशने की कोशिश की थी और उनके मानवीय बौद्धिक अपनेपन को याद करने की कोशिश की। उसी कविता के नाते, उसी कविता के सहारे मैं यहाँ कुबेर दत्त जी को याद कर रहा हूँ। ये कविता बामियान की चट्टानें नामक जो संग्रह है मेरा, उसमें दर्ज है। मैं अपनी यादों को साझा करना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से। कविता है, किसको कहूँ तुम्हारे जैसा, कोई नहीं तुम्हारे जैसा। किसको कहूँ तुम्हारे जैसा, कोई नहीं तुम्हारे जैसा। तुम अपने जैसे ही कब थे, जो भी थे हर तरह गजब थे। भरे हुए थे तुम जीवन से, तन से, मन से और जतन से। रंगों से, शब्दों से खेले, अलग और सबसे अलबेले। रंगों से, शब्दों से खेले, अलग और सबसे अलबेले। लौह द्वार को बढ़कर खोला, कंधे पर लटकाए झोला। सदा घूमते रहे शान से, साथी पन के सहज मान से। इसका उसका दर्द संजोए, इसका उसका दर्द संजोए। भाव सिंधु में उतरे रोए, फिर अपने दुख पर मुस्काए। जैसे गुलमोहर खिल जाए, संध्या सुबह हुई हो जैसे। टूटन छुई मुई हो जैसे। खिल 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 हंसी ठहाके, आस पास बैठे सब आके। तरल गरल रस रंजन के पल, गाना रोना सब कुछ निश्चल। क्रांति शांति युग बोध समन्वित, पक्ष विपक्ष विवादी समुचित। घर कृतिवास कमलिनी कृतिमा, कला साधिका जीवित प्रतिमा। घर कृतिवास कमलिनी कृतिमा, कला साधिका जीवित प्रतिमा। वह कुबेर की काव्य कुंतला, भूली अनभूली शकुंतला। सब कुछ माने माता मीता, प्रणय संगिनी प्रिय परिणीता। अम्मा और बहन हो जैसे, घर में खुला सहन हो जैसे। यादें 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 केवल यादें, ऐसी की हर दंश भुला दें। यादें यादों की संबल हैं, जिगरा है बूता है बल हैं। यादें यादें केवल यादें, ऐसी कि हर दंश भुला दें। यादें यादों की संबल हैं, जिगरा है बूता है बल हैं।
बल हर निर्बल के हिस्से का, प्रेरक प्राणवान किस्से का। आज हमारे साथ नहीं है, उठा हुआ वह हाथ नहीं है, तो भी आता है सपनों में, तो भी आता है सपनों में, सदा सदा शामिल अपनों में। किसको कहूँ तुम्हारे जैसा, कोई नहीं तुम्हारे जैसा। उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए ये कविता। कुबेर जी के कविता संग्रह काल कालापात पर बोलते हुए मैंने स्त्री के जीवन पर केंद्रित कुबेर जी की कविताओं की चर्चा की थी। इसी कड़ी में उनके एक खास संग्रह शुचिते को देखना चाहिए। कवि का हस्तलेख और हरिपाल त्यागी के चित्रों से सजा यह कविता संग्रह दुनिया भर की बेटियों और महाकवि निराला की पुत्री सरोज को समर्पित और अपनी पुत्री पूर्वा धनश्री को संबोधित है। कवि को एक नई और आज़ाद स्त्री का इंतजार है, ऐसी स्त्री जो हर तरह की गुलामी से आज़ाद होगी। शुचिते संग्रह पर चर्चा के जरिए कवि के इस सपने पर साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हमारे समय की चर्चित कवित्री अनामिका जी अपनी बात रखेंगी। कुबेर दत्त जी की ये कविता शुचिते मैंने अभी अभी पढ़कर खत्म की और मुझे ये कहते बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ये दुनिया की बहुत ही कम कविताओं में है जो बेटियों को दुनिया बदलने की एजेंसी देती है। बेटियों को, अपनी बेटियों को या दोस्तों की बेटियों को निवेदित कविताएं बहुतेरी लिखी गई, लेकिन उनमें बेटियों के प्रति चिंता थी, उनके लिए कुछ न कर पाने का अफसोस था और प्रार्थना थी। जैसे W.B. येट्स की अ प्रेयर फॉर माई डॉटर और निराला की सरोज स्मृति। कुछ स्मृतियों का उफान भी था, लेकिन 4-5 ही कविताएं मुझे लगता है दुनिया भर में ऐसी हैं, और उसमें 4 कविताएं तो हमारी अपनी हिंदी उर्दू परंपरा की हैं, जिसमें एजेंसी स्त्रियों के हाथ में है, बेटियों के हाथ में है। यहाँ बेटियाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन पे नहीं है, विधेय स्थान पर चुप बैठी अच्छी बच्ची, प्यारी बच्ची नहीं है। ये बोलती हैं, तर्क करती हैं, इनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है और इनके पिता और पिता की पूरी पीढ़ी इन पर विश्वास करती है, इनसे लौ लगाती है, इनसे उम्मीद बांधती है कि जो वो न कर पाए, यानी दुनिया को बेहतर बनाने का काम, वो अब स्त्रियां करेंगी, बेटियां करेंगी। उनकी बेटी और उनके बहाने उनके साथ चलने वाली दूसरी शुचिताएं। यह एक क्रांतिकारी कविता इस अर्थ में है कि एक पूरा यूटोपिया स्त्री की उद्धुष शक्ति से कैसे संचालित हो पाए, इसका रूपरेखा है, इसकी पूरी रूपरेखा है यहाँ। और ऐसा लगता है पढ़कर कि कोई भीष्म पितामह, कोई थका हुआ योद्धा दुखों की शरशैया पर लेटा, कोई स्वप्न जीवी यथार्थ के दंश से मुरझाया हुआ फिर भी ठठा हुआ एक कोई पुराना योद्धा अपने बेटों से नहीं, अपनी बेटियों से कुछ कह रहा है। जो उसका स्वप्न अधूरा रह गया, महास्वप्न अधूरा रह गया। महास्वप्न मतलब दुनिया भर का चेहरा बदलने का स्वप्न। वो अपनी बेटियों से कह रहा है
कि अब शायद ये तुम ही पूरा कर पाओ, शायद भी नहीं, तुम ही पूरा कर पाओगी। और एक पूरे यूटोपिया का ब्लूप्रिंट वो बेटी को थमा रहा है। ये बात देखते हुए मुझे महर्षि अरविंद की जो माँ थी, मतलब मदर थी अरविंद आश्रम में, उनकी ये बात याद आई कि युद्ध क्लांत दिन जब थे, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बाद के, तो उन्होंने कहा कि बहुत हो चुकी, मर्दों ने अपने ढंग से बहुत दुनिया चलाई, पितरों ने, पितृसत्ता ने, मर्दों ने अपनी अपनी योजनाएं, अपने अपने सपने आजमा के देख लिया। बहुत बहुत सारे, उनको बहुत मौका मिला, लेकिन कहाँ अंत हुआ? ध्वंस में। अब ये समय आ गया है कि स्त्री शक्ति, दुनिया को चलाने वाले दो तरीके हैं। एक तो स्त्री की आंख से चले दुनिया, जो करुणा से चलती है, सहकारिता से चलती है, ममता से चलती है। स्त्री होने का मतलब पूरी धरती का माँ होने का जज्बा। तो एक तो चला नर्चरिंग प्रिंसिपल, प्रकृति का नर्चरिंग प्रिंसिपल, ये स्त्री शक्ति है। और जो कमांड करने का, आरोपित करने का, शासित प्रशासित करने का, माइट इज़ राइट आजमाने का जज्बा है, उसको निगेट करते हुए भी कुछ लोगों ने पैराडाइम दिए थे, मार्क्स ने खुद दिया था। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी हताशाएं हाथ आईं, और ये 90 के बाद लिखी गई कविता है। तो एक बार मौका स्त्रियों को देके देखा जाए, और युद्ध और आतंक विह्वल इस दुनिया में शुचिताएं कैसे चलें, ये एक थका हुआ योद्धा पिता अपनी बेटी से कह रहा है। देखिए, भारत में जो बुजुर्गों का प्रज्ञा कोश है, वो युवकों और युवतियों के ऊर्जा कोश से नाभिनाल बध रहा है। अब तो बातचीत करीब करीब बंद हो गई है, कम से कम बाप बेटे में, मगर माँ बेटी में या माँ और बेटी और बाप में बातचीत अभी कायम है। अभी भी बेटियां ही हैं जो अपने माता पिता से, और जिसके घर वो जाती हैं उनके माता पिता से भी दिल खोल के बात कर लेती हैं, उनके सपने समझना चाहती हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं वो साझा करती हैं। उसी परंपरा में ये कविता आगे बढ़ती है। प्रगतिशील कविता का एक जो दोष था, सर्वोच्छेदन, वो इससे भी बचती है, क्योंकि परंपरा में सब कुछ त्याज्य नहीं होता। परंपरा से रूढ़ियाँ फटक बिन लेनी होती हैं, लेकिन फटक बिन लेने के बाद जो ठोस बचता है, जिसको इवोल्यूशनरी मेमोरी कहते हैं, या जेनेटिक मेमोरी कहते हैं, या रेशियल मेमोरी कहते हैं, उसका साझा धन कविता में किस तरह लाया जाए, इस कला में ये कविता पूरी तरह खरी उतरती है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो इसको हिंदी और उर्दू की 4 बड़ी कविताओं के समक्ष पैदा करती है, प्रस्तुत करती है, वो समकक्ष खड़ा करती है, वो ये कि स्त्रियां यहाँ लड़कियां बात करने वाली हैं। वो अच्छी बच्ची, प्यारी बच्ची बन के चुपचाप नहीं बैठी हैं। वो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। त्रिलोचन की जो कविता है, उसकी चंपा की तरह वो प्रत्युत्तर देती हैं। वो
अपने पिता तुल्य व्यक्ति और सीनियर के साथ विवाद करती हैं, उसकी हर बात मानने को तैयार नहीं बैठी। और नागार्जुन की जो ट्रक ड्राइवर की बेटी है गुलाबी चूड़ियाँ में, वो चुपचाप एक प्रतीक टांग देती है अपनी गुलाबी चूड़ियाँ ट्रक में। तो वो कुछ करती है, वो सिर्फ चुप नहीं रहती। इसी तरह से एक मुनीज़ा हमारी बेटी है पे कहते हैं, एक वही है हमारी डिक्टेटर, फैज़ कहते हैं। तो फैज़ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट के पक्षधर थे, तो उनमें बेटी में भी डिक्टेटर का ये पक्ष अच्छा लगता होगा। खैर, मैं उन कविताओं के बारे में बात न करके अब इस कविता की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता पर आती हूँ, जो इसका यूटोपिया है। स्त्री की उद्धू शक्ति पर विश्वास और यूटोपिया देखिए, कितनी क्लैरिटी, कितनी प्रांजल भाषा में कितना साफ चिंतन उभर के आया है, और जातीय स्मृति के कितने सुगढ़ प्रयोग हैं। सब कुछ उखाड़ फेंकने लायक स्मृतियाँ इतनी बुरी नहीं होती। स्मृतियाँ जातीय स्मृतियों के सहारे जनमन में बैठा जा सकता है। ये देखिए, ये कहते हैं, स्वर्ग और नरक भिड़े जब होंगे। सृष्टि की कहानी बहुत लोगों ने सुनाई है, मगर ये कहते हैं, सृष्टि ने जब खोले अपने केश पूरे पूरे, शिव जब गिरे होंगे पार्वती के कदमों में, श्रृंगार जब नाचा होगा बेड़ियां तोड़, ऋतुएं जब हुई होंगी आज़ाद, बंद जब हुआ होगा दिशाओं, हवाओं, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी वगैरह, जन्मी तुम होगी। ये महास्वप्न की तरह जन्मी है। और उसके बाद इन्हीं रूपकों के सहारे, इन्हीं बिंबों, आदि बिंबों, आद्या का लगातार बिंब आता है, काली के खप्पर का, और प्रेस्क्रिप्टिव नहीं माना जाए। यूटोपिया ये साझा कर रहा है कवि अपनी बेटी से, मैन वुमन कॉस्मॉस, स्त्री पुरुष और ब्रह्मांड, ये जो तिकड़ी है, ये जो त्रिकोण है, उसके साथ वो एक इंटरकनेक्टेड वेब है। एक का दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा ही, कहीं भी एक जगह स्पंद कांपेगा कुछ वेब में, तो तीनों गुंजायमान हो जाएंगे। जीवन की इस मूल समझ के साथ पर्यावरण की चेतना पर भी ये बहुत समृद्ध ढंग से सामने बातें रखती हैं, और कहती है, राग रागिनियाँ, किन्नर किन्नरियाँ, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, तारक दल आलोकित जब हुए होंगे संपूर्ण, तभी कुछ और पल्लवित पुष्पित हुई होगी तुम। तो कॉस्मिक वर्ल्ड से एक मनुष्य की बिटिया का जो रिश्ता बनता है, जो स्वप्न को चरितार्थ करने वाली है, उसको कितनी अच्छे ढंग से, फिर द्वित्व विलोमों का बहुत सुंदर समाहार, लंबी ठिगनी उसमें रंगों का समन्वय बहुत है। और इसका इस साथ बहुत न्याय किया है हमारे त्यागी जी ने, जो धर्मपाल त्यागी जी ने, जो इनके मित्र थे। और अधूरापन मनुष्य का, उसका अकेलापन कैसे कविता में पुष्पित होता है। जो अपनी ओर से चल चुका, पूरी मशाल यात्रा जिसने की, वो अंतिम मशालची जब गिर रहा है तो अपनी मशाल एक बेटी को थमाता हुआ कई बार कहता है कि उसे कैसे रहना चाहिए। और बेटी को, वैसे तो हमारे यहाँ पूरे काउंसलिंग सेल्स हुए हैं और स्त्री संबोधिनियाँ कई लिखी गई हैं, लेकिन ये स्त्री संबोधिनी नहीं है, ये एक सिर्फ ह्यूमर भी है इसमें। और इसमें कैसे स्त्री बचे, कैसा समाज उसे आगे मिलेगा, और कैसे बचते हुए कनकौओं की तरह उड़ाती चले, एक गुलेल लेके अपने सींचे हुए खेत कैसे वो बचाती रहे, और कैसे पूरे संसार में अब सामंजस्य का और प्रेम का और सृजनात्मकता का और न्याय का, सम्यक न्याय का
प्रचार वो प्रसार करती चले, इसकी बहुत सुंदर सुभग गाथा है ये। और ह्यूमर की जो मैं बात कह रही थी, उसमें जैसे बाप बच्ची से बात करता है, आप सबको अपनी बेटियां याद आई होंगी, मुझे अपने पिता याद आए, वो ऐसी ही भाषा में, चित्रात्मक भाषा में, छोटे छोटे हरे 2 पत्तों वाले पेठे के पौधों के बीच से सरकती बचाती केचुओं के मड हाउस कॉम्प्लेक्स। अब केचुओं का मड हाउस कॉम्प्लेक्स, ऐसी ही बातें बाप बेटी आपस में करते हैं चित्रात्मक भाषा में। और देखिए, इन्हें सिविलाइजेशनल, जिसको हम सभ्यता संवाद कहते हैं, वो कितना सुंदर। मदमस्त होंगे जहाँ बीथोवन और बैजू बावरा एक साथ, जहाँ मेरी बूढ़ी आंखें नाचेंगी तुम्हारी बरौनियों और पंजों के साथ साथ, अमर बेल न बनना, चलना अपने बूते चलना। इस पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि ये एक बहुत बड़े यूटोपिया का मंचन करती है। नजरुल निराला नागार्जुन की बाहों कराहों और उनकी मुस्कानों को लेकर अंतर्ज्वाल कर लेना परिक्रमा बार बार भूमंडल की, अयम से वयम तक, कॉस्मिक से कॉमन प्लेस तक, पर्सनल से पॉलिटिकल तक, इतना बड़ा नाभिनाल संबंध स्थापित करने वाली ये कविता एक विजनरी कविता है। और स्त्रियों की आत्मशक्ति पर, उनकी उस शक्ति पर, उनकी सृजनात्मकता पर इतना विश्वास करने के लिए हम कुबेर दत्त जी के बहुत कृतज्ञ हैं।